वेलकम बैक मेरे देश के भविष्यों। आज है लाइव प्रोसेसेस का वीडियो नंबर 5। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेस्पिरेशन के बारे में। पिछले वीडियो में न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में पढ़ लिया था। तो न्यूट्रिशन के बाद का स्टेप आता है रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन है क्या? व्हाट इज रेस्पिरेशन? तो रेस्पिरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस इन विच सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एनर्जी फ्रॉम द न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब्ड। तो रेस्पिरेशन एक बायोकेमिकल प्रोसेस है। बायोकेमिकल प्रोसेस मतलब बायोलॉजिकली हो रहा है, बॉडी के अंदर हो रहा है और केमिकल इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो ये एक बायोकेमिकल प्रोसेस है जो कि सेल्स में होता है। सेल्स ये क्यों करते हैं? ताकि वो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। और एनर्जी का काम क्या है? बाकी एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज करना। क्योंकि हमारी बॉडी में जो सेल्स एक्टिविटीज़ करते हैं वो सब एक्टिविटीज़ एंडोथर्मिक रिएक्शंस हैं। और एंडोथर्मिक रिएक्शंस क्या होते हैं? जहाँ पर एनर्जी यूज़ होती है, जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब की जाती है, तो वहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये सारा काम होता है। तो रेस्पिरेशन की ज़रूरत क्यों है? एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए। क्योंकि जो भी आपने फूड वगैरह खाया उनको सेल्स में एब्जॉर्ब तो करवा दिया, लेकिन सिर्फ एब्जॉर्ब करके वहाँ पर उसको सड़ना थोड़ी है, उसमें से एनर्जी निकालनी है। तो इस एनर्जी निकालने के प्रोसेस को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि बेसिकली जो एनर्जी का सोर्स है हमारी बॉडी में वो क्या है? ग्लूकोज है। जो भी फूड वगैरह हम खाते हैं ना वो सिंपल शुगर में कन्वर्ट होता है, जैसा कि हमने पढ़ा था पिछले सेक्शंस में कि ग्लूकोज जो होता है वो एक सिंपल शुगर होता है जिसको फर्दर तोड़कर उसमें से हमको एनर्जी निकालनी होती है। तो ग्लूकोज को तोड़कर जो एनर्जी निकाली जाती है यही प्रोसेस हमारा रेस्पिरेशन है। हम शॉर्ट में ऐसा भी कह सकते हैं। बराबर है? अच्छा, अब ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होता है। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ग्लूकोज को तोड़कर उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं और वाटर बनाते हैं। ठीक है, ये कुछ ऑर्गेनिजम्स करते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? अलग रास्ता अपनाते हैं, वो इस तरह का प्रोसेस नहीं करते। लेकिन सब में ना इनिशियल स्टेज में जो प्रोसेस होता है ना वो सेम होता है। बाद की स्टेजेस में प्रोसेस जाके थोड़ा अलग अलग हो जाता है। तो वो कैसे होता है वो हम समझते हैं एक चार्ट की मदद से। ये चार्ट जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपको एकदम मुंह पे याद होना चाहिए, क्योंकि अगर ये याद हो गया तो आपका पूरा का पूरा रेस्पिरेशन का टॉपिक क्लियर हो गया। ठीक है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो चार्ट को समझते हैं। चार्ट में आप देख रहे हो एक साइड है ग्लूकोज, ग्लूकोज के बाद ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है किसमें? पायरुवेट में। ठीक है, और ये जो प्रोसेस हो रही है ये होती है कहाँ? साइटोप्लाज्म में। तो सबसे पहला स्टेज जो है वो क्या है? ग्लूकोज को पायरुवेट में कन्वर्ट करना। ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। ठीक है, आपको पता है C6H12O6 इसका केमिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलो, ये होता है। तो 6 कार्बन है, C6 है, राइट। वो कन्वर्ट होता है 3 कार्बन के मॉलिक्यूल में जिसे हम कहते हैं पायरुवेट। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो लिखा हुआ है C3H3O3। आपको ये पायरुवेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, बस मैंने इन्फॉर्मेशन के पर्पस के लिए डाल दिया है। अब ये जो पूरी प्रोसेस होती है ग्लूकोज से पायरुवेट बनने की, ये पूरी प्रोसेस होती कहाँ है? सेल में जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है वहाँ होती है। ठीक है, तो ये जो स्टेज है ग्लूकोज से पायरुवेट बनने का, ये स्टेज हर ऑर्गेनिज्म में सेम होता है। सभी ऑर्गेनिज्म ये स्टेज तो फॉलो करते हैं। बाकी जो चेंज है वो अगले स्टेज में है। ठीक है, तो वो जो स्टेज है वहां डिस्कस करते हैं हम। उसमें हम देख रहे हैं 3 तरह के प्रोसेसेस हैं। सबसे पहला जो एरो है आप देख रहे हो ऊपर वाला, उसमें क्या है? ये जो प्रोसेस हो रही है पायरुवेट से अगर फर्दर जो रिएक्शन होने वाला है, पायरुवेट का जो फर्दर रिएक्शन होने वाला है वो अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो, ठीक है, जो पहला एरो है एब्सेंस में हो, तो हमारे यहाँ पर देखो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग चीज़ें प्रोड्यूस हो सकती हैं। लेकिन हमने जो यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है ये हमने यीस्ट का लिया हुआ है। ठीक है, यीस्ट एक तरह का फंगी है। ठीक है, तो उसमें ना पायरुवेट का फर्दर रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के एब्सेंस में। तो बनता क्या है? इथेनॉल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है। आप देख सकते हो चार्ट में, बराबर है। इथेनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना और साथ साथ एनर्जी रिलीज हुई। तो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, पायरुवेट से जब फर्दर ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा रेस्पिरेशन का प्रोसेस आप कैसे डिस्कस करोगे? ग्लूकोज से साइटोप्लाज्म के अंदर पायरुवेट बना, ठीक है, पायरुवेट से फर्दर उसका रिएक्शन होके इथेनॉल बना और कार्बन डाइऑक्साइड बना और साथ साथ एनर्जी रिलीज हुई। तो ये पूरा रेस्पिरेशन का स्टेप हुआ हमारा। ठीक है, इस रेस्पिरेशन को हम एनारोबिक कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो रेस्पिरेशन है वह ऑक्सीजन के एब्सेंस में होती है। ठीक है, तो डेफिनेशन आपके सामने है।
एग्जाम्पल के तौर पर बता दिया किस किस ऑर्गेनिज्म में, यीस्ट के अंदर होता है, कुछ बैक्टीरियाज के अंदर होता है, ठीक है, और ईस्ट का ही एग्जाम्पल लेके हमने इसको समझा भी है। अच्छा, ईस्ट के अंदर ये जो प्रोसेस हो रहा है, ईस्ट का ये जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, एनारोबिक रेस्पिरेशन का, इस रिएक्शन को ना हम फर्मेंटेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये फर्मेंटेशन रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता भी होगा बहुत से लोगों को कि फर्मेंटेशन का प्रोसेस बहुत सी जगहों पर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम ब्रेड बनाते हैं, ठीक है, डो को जो फ्लोर व्हीट फ्लोर फिर डो में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम उसका फर्मेंटेशन करते हैं, उसमें ईस्ट वगैरह डाल देते हैं ताकि वो फर्मेंट हो जाए, और फर्दर फिर बाद में उसको ब्रेड में कन्वर्ट किया जाता है। कुछ अल्कोहलिक बेवरेजेस बनाने में भी यूज़ होता है, ठीक है, उसमें भी ईस्ट का यूज़ होता है। वो जो फ्रूट वगैरह है या जो भी क्रॉप्स वगैरह जिनमें से ये बनाया जाता है, उनको हम फर्मेंट करते हैं। इसके अलावा और भी है, इडली वगैरह बनाने के लिए भी इन सब चीज़ों का यूज़ होता है, ठीक है, तो उतना सुबह में भी डिस्कस नहीं करने वाले हैं, बस इतना आपको पता चलना चाहिए कि मतलब फर्मेंटेशन का प्रोसेस क्या है। तो फर्मेंटेशन का प्रोसेस बेसिकली देखा जाए तो एनारोबिक रेस्पिरेशन है, और किसका, यीस्ट का, बराबर है। अच्छा, अब चलते हैं अगले वाले स्टेप पर, जो कि बाकी एनिमल्स में देखने को मिलता है। तो मैं आपको भी बीच वाला एरो नहीं समझा रहा हूँ, मैं आपको थर्ड एरो, नीचे वाला एरो है वो समझा रहा हूँ। तो देखो, ग्लूकोज से पायरुवेट बनना ये तो सब में होता है, ठीक है। इसके बाद पहला आपने देखा कि ऑक्सीजन के एब्सेंस में हुआ, ये वाला ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है, ठीक है, और प्रेजेंस में हो रहा है ऑक्सीजन के, तो ये प्रोसेस कहाँ होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है, ठीक है। इसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। अगर ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है, और अगर वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो वो एरोबिक रेस्पिरेशन कहलाता है। आप देख रहे हो एरोबिक रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट्स क्या बन रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है और वाटर बन रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो ऊपर एनारोबिक में भी बन रहा था, लेकिन वहाँ क्या बन रहा था, साथ में इथेनॉल बन रहा था। यहाँ क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है, साथ साथ एनर्जी रिलीज हो रही है। तो देखो दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन का डिफरेंस है, यहाँ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, साथ साथ और क्या डिफरेंस है, वहाँ इथेनॉल बनता है, यहाँ वाटर बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में बन रहा है। एक और डिफरेंस है कि वहाँ जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, वो एनर्जी बहुत कम प्रोड्यूस होती है, और एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि देखो एरोबिक रेस्पिरेशन मोस्टली ऐसे ऑर्गेनिजम्स करते हैं जिनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम है, उनका बॉडी बहुत छोटा होता है, ठीक है, तो उनको एनर्जी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, इसलिए वो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनिजम्स बड़े हैं साइज में, जिनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स भी ज़्यादा हैं, वो ऑर्गेनिजम्स एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। अब बीच वाला जो दिया है ये क्या है, तो ये भी एक तरह का एनारोबिक रेस्पिरेशन ही है जो एनिमल्स के अंदर होता है, बट ये होता है लैक ऑफ ऑक्सीजन की सप्लाई में, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो, ठीक है, ऑक्सीजन की सप्लाई अगर कम हो तब जो रिएक्शन होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन, उसमें क्या होता है, देखो उसमें प्रोड्यूस होता है लैक्टिक एसिड और साथ साथ एनर्जी रिलीज होती है। अब ये कब होता है, ये हमारे अंदर भी होता है जब आदमी ज़्यादा वर्कआउट कर रहा हो, ठीक है, इंटेंस वर्कआउट कर रहा हो। तो हमको पता है, देखो जब आप एक्टिविटीज़ करते हो ना, फिजिकल एक्टिविटीज़, तो आपकी ब्रीदिंग रेट बढ़ जाती है। आप बैठे हो आराम से तो आपका ब्रीदिंग रेट नॉर्मल होगा, आप दौड़ने लगे तो आपका ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि अब आपको एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस जल्दी जल्दी होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती रहे, और इसी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ब्रीदिंग चालू हो जाती है, ब्रीदिंग का रेट, हमारा सांस लेने का रेट बढ़ जाता है, ठीक है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि आप कुछ ज़्यादा ही वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है, आपकी ब्रीदिंग की भी एक लिमिट है, राइट, ब्रीदिंग रेट की एक लिमिट है, उस लिमिट से जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होनी चाहिए, जितना ऑक्सीजन अंदर आना चाहिए, ठीक है, उस हिसाब से आप ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट सेंड कर रहे हो अपनी बॉडी को। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ब्रीदिंग रेट उतनी नहीं मेंटेन हो पा रही है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं आएगी सेल्स में। तो ऑक्सीजन की सप्लाई अगर बराबर नहीं हुई सेल्स में, तो सेल्स कैसे एनर्जी निकालेंगे। तो इसलिए जब इस तरह का प्रोसेस क्रिएट होता है तो सेल्स एक अल्टरनेट रास्ता ढूंढ लेते हैं, ठीक है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ना बनाकर डायरेक्ट लैक्टिक एसिड बना देते हैं, और जिसकी वजह से थोड़ी एनर्जी रिलीज होती है और आपका काम चल जाता है। लेकिन ये ज़्यादा अगर हुआ तो ये थोड़ा नुकसान करता है, ठीक है, इसकी वजह से हमारे बॉडी में क्रैम्प्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से हमको बॉडी में पेन वेन होता है, जहाँ पर भी क्रैम्प्स आए हैं मसल्स में वहाँ पर पेन होता है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर जो रिएक्शन का प्रोसेस लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है ये कहाँ होता है, मसल्स में होता है, ठीक है। ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब रिएक्शन होता है, सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होगा तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, और अगर इनसफिशिएंट यानी सप्लाई है, यानी कि लैक ऑफ ऑक्सीजन है, तो उस केस में ये रिएक्शन मसल्स में होता है, ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। ज़्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हुआ तो बॉडी में पेन होगा, क्रैम्प क्रिएट हो जाएगा। आपने देखा होगा क्रिकेटर्स जब खेलते हैं लंबी लंबी इनिंग्स, या कोई भी फुटबॉलर वगैरह है, ज़्यादा देर तक खेलते हैं तो उनकी बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे के टॉपिक पर।
अब ये जो सारा का सारा एनर्जी प्रोड्यूस किया गया, ये क्यों किया गया था? क्योंकि इनको हमको फर्दर यूटिलाइज करना था अलग अलग प्रोसेसेस में, ठीक है। अच्छा, जब भी एनर्जी आपकी प्रोड्यूस होती है इस प्रोसेस में, रेस्पिरेशन के बाद जैसे ही एनर्जी प्रोड्यूस होती है ना, तुरंत तुरंत एक तरह का रिएक्शन होता है, ठीक है, और एक तरह का मॉलिक्यूल क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये जो मॉलिक्यूल है ये एनर्जी का पैकेट है, ठीक है, एनर्जी की करेंसी है हमारी बॉडी में, कह सकते हैं हम, ठीक है। ये क्या करते हैं, आप समझ लो कि जैसे कि एक बैटरी है आपके पास, सेल बैटरी, ठीक है। वो बैटरी से आप क्या कर सकते हो, आप उसे अगर लाइट से कनेक्ट करो, आप लाइट जला सकते हो, छोटा फैन लगा दो फैन चला सकते हो, सॉरी, आप उसके थ्रू टॉयज चला सकते हो, या आप किसी रिमोट में डाल के रिमोट यूज कर सकते हो। तो सिर्फ यही एक सेल है आपका, ठीक है, यही एक बैटरी आपकी, ये आपको कई काम करके दे सकती है। तो वैसे ही जो हमारा एटीपी होता है ना, ये एनर्जी का पैकेट ऐसा है कि ये जहां भी सेल को जो भी एक्टिविटी करनी है, अलग अलग एक्टिविटीज करते हैं सेल, तो उनको जो भी एक्टिविटीज करनी है उनके लिए इनको एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी उनको, एटीपी में से, ठीक है। तो एनर्जी के पैकेट्स हैं ये एटीपी, ठीक है। ज़्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो ज़्यादा एटीपी तोड़ के एनर्जी निकालेगा, कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी तो कम एटीपी तोड़ के निकालेंगे। जैसे कि आपके पास 10-10 की नोट है, ठीक है, आपके पास 100 नोट रखी हुई है, लेकिन अभी आपने सब्जी खरीदी, आलू खरीदा 20 रुपये किलो का, तो आपको 2 नोट की जरूरत पड़ी, आपने 2 नोट दे दिया, ठीक है। अगर आपने टमाटर खरीदा 40 रुपये किलो का, तो आपको 4 नोट की जरूरत पड़ी, तो आपने 4 नोट निकाल के दे दिया। तो वैसे ही 4 नोट का यूज़ किया, तो वैसे ही एटीपीज भी एक तरह के नोट की तरह यूज़ हो जाते हैं, समझ सकते हो आप ऐसे, ठीक है। बात करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन को और डिटेल में समझते हैं। अब आपको समझ में आ गया कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा है, सफिशिएंट सप्लाई होना चाहिए ऑक्सीजन का। तो बात करते हैं प्लांट्स की। प्लांट्स में ना गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है, स्टोमेटा के थ्रू, ठीक है। तो स्टोमेटा से ही गैसेस अंदर और बाहर जाती हैं, ठीक है। अब सेल्स में जो गैप होता है, सेल्स के बीच का गैप, मतलब सेल के अंदर नहीं, 2 सेल के बीच का गैप, आप डायग्राम में देख सकते हो, देखो इसको हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस, अलग अलग सेल्स के बीच में जो जगह बन रही है, ठीक है, ये ज़्यादा होता है। क्यों ये ज़्यादा होता है? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर आकर यहाँ पर बैठ सके। ज़्यादा एयर आएगी तो क्या होगा, जो सेल्स हैं, ठीक है, वो सेल्स को सफिशिएंट सप्लाई मिलेगा इन गैसेस का, ठीक है। मतलब अगर सेल को उसमें से कोई गैस अंदर लेना है तो भी वो अच्छे से अंदर ले सकता है, क्योंकि वहाँ अच्छा खासा अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल, तो उसमें ज़्यादा गैसेस प्रेजेंट होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा गैस को एब्जॉर्ब कर सकता है। और अगर इसे कोई गैस बाहर रिलीज करनी है तो भी ये आसानी से कर सकता है, ठीक है। तो सभी सेल्स को सफिशिएंट सप्लाई मिले एयर का, इसीलिए ये गैप ज़्यादा होता है। ज़्यादा एयर रहेगा तो सबको बराबर बराबर अच्छे अमाउंट में एयर मिलेगा और गैसेस का एक्सचेंज अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। अब CO2 और O2 जो कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन का मतलब प्लांट्स में एक्सचेंज होता है, ठीक है, ये जो डिफ्यूजन का डायरेक्शन है, डायरेक्शन मतलब कि कब ऑक्सीजन अंदर आएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा, या कब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगा और ऑक्सीजन बाहर जाएगा, ये डिपेंड करता है 2 चीज़ों पर। पहली चीज़ जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं, और दूसरी चीज़ प्लांट की जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है। इन 2 चीज़ों पर डिपेंड करता है कि गैसेस का डिफ्यूजन किस तरफ होगा। फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए मैं बता दूं कि नाइट के वक्त, ठीक है, नाइट में क्या होता है, प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते, तो रात में अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो उनको CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है। तो जब उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो अंदर बॉडी में उनके जो भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा है वो उनके किसी काम का नहीं है, ठीक है। तो वो रात को कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी उनको उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो रात को प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ठीक है। दिन में क्या होता है, दिन में प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, उस वक्त वो अपना फूड बना रहे होते हैं, उसमें उनको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, तो दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं करते, ठीक है। दिन में वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, क्योंकि दिन में रेस्पिरेशन का प्रोसेस उनके अंदर ना कम होता है, ठीक है, तब उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो जब भी वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं उसमें जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा है वो उनके काम का नहीं है, इसलिए वो रिलीज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं हम एनिमल्स की, ठीक है। तो एनिमल्स में क्या है, देखो एक तो है हमारे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स और दूसरे हैं हमारे एक्वेटिक एनिमल्स। टेरेस्ट्रियल एनिमल्स जो कि जमीन पर रहते हैं, इनके लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स है ऑक्सीजन की वो ज़्यादा है, इसको हम थोड़े बाद में डिस्कस करते हैं। बात करते हैं हम एक्वेटिक एनिमल्स की। एक्वेटिक एनिमल्स बेचारे पानी में रहते हैं, मतलब पानी में जो ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स हैं इनको जो भी ऑक्सीजन चाहिए
ये पानी में से ले सकते हैं। पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है वो ऑक्सीजन का यूज़ ये लोग करते हैं, और पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उसकी जो क्वांटिटी होती है वो काफ़ी कम होती है। अब कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन अवेलेबल है, पर इनकी रिक्वायरमेंट तो अपने हिसाब से है, जो बॉडी का एक्टिविटी उस हिसाब से उनको ज़रूरत तो पड़ती है। तो ये क्या करते हैं, ये बहुत फास्ट रेस्पिरेशन करते हैं, या ब्रीदिंग भी ये लोग बहुत फास्ट करते हैं हमारे कंपैरिजन में। मतलब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं उनके कंपैरिजन में जो ब्रीदिंग का रेट या फिर रेस्पिरेशन का जो रेट है इन एनिमल्स में ज़्यादा होता है, क्योंकि वाटर में जो ऑक्सीजन अवेलेबल है वो कम है, और कम ऑक्सीजन अवेलेबल है तो कम ऑक्सीजन कई बार लेना पड़ता है कम टाइम के अंदर, इसलिए इनका रेस्पिरेशन का रेट ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं मछली जल की रानी है को। तो मछली जल की रानी क्या करती है, देखो फिश जो होती है ना ये वाटर लेती हैं मुंह से, ठीक है। ये आपने कभी अगर ऑब्जर्व किया हो किसी एक्वेरियम में अगर फिश वगैरह को, ठीक है, खाली मार के खाने वाली नहीं, जिंदा फिश को अगर आपने कभी देखा हो तो एक्वेरियम में देखा होगा कि मुंह बार बार चलाती रहती है, ठीक है, कंटिन्यूसली उनका मुंह हिलता रहता है और साथ साथ उनके गिल्स का मूवमेंट होता रहता है। तो ये मुंह से क्या करते हैं ना, जो वाटर है वो अंदर ले जाते हैं, ठीक है, और वो वाटर फिर मुंह से सीधा पहुंचता है कहाँ, गिल्स में। गिल्स में ना बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं फिश के, और उन ब्लड वेसल्स में ना क्या होता है कि ये पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व था ये ऑक्सीजन सीधा ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है, यानी कि वहाँ से एब्जॉर्ब होकर कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड में पहुँच जाता है, और फिर ब्लड के थ्रू अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग सेल्स तक पहुँचता है जहाँ पर फिश उसका यूज़ कर सकते हैं। तो क्लियर है कि फिश कैसे ऑक्सीजन का यूटिलाइज करते हैं। जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन है, ठीक है, फिश क्या करता है, माउथ से वाटर को अंदर लेता है और गिल्स पर भेज देता है। गिल्स में जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं वो वाटर के अंदर डिजॉल्व जो ऑक्सीजन है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और ब्लड के अंदर पहुंचाते ब्लड से वो बाकी सेल्स तक पहुंच जाता है। क्लियर है। अब पहुंचते हैं हम टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में, जिसमें हम भी आते हैं। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में ना थोड़ा सा प्रोसेस बड़ा है। इसमें क्या होता है कि देखो इनमें कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स बने हुए हैं गैसेस के एक्सचेंज के लिए। अब जो गैसेस का एक्सचेंज होता है ना ये डिफ्यूजन के थ्रू होता है, और डिफ्यूजन के थ्रू होने के लिए स्पेशल सरफेसेस प्रेजेंट होने चाहिए, और इस तरह के सरफेसेस होने चाहिए जिनका एरिया ज़्यादा हो। तो जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स में जो कि ये एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं, यानी कि गैसेस के एक्सचेंज की एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं, उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसका सरफेस एरिया ज़्यादा से ज़्यादा हो। ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस एरिया होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा गैसेस का एक्सचेंज हो पाएगा। साथ ही साथ ये भी चीज़ देखी जाती है कि इनके अंदर ये जो ऑर्गन्स हैं ये बहुत ही डेलिकेट होते हैं। डेलिकेट होंगे तो ही गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल है, हार्ड सरफेसेस से गैसेस का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है। तो ये बहुत सॉफ्ट होते हैं, डेलिकेट होते हैं। अब सॉफ्ट और डेलिकेट हैं तो डैमेज होने का खतरा भी ज़्यादा है, तो इसीलिए इनके प्रोटेक्शन के लिए इस तरह के जो ऑर्गन्स हैं ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सारे एनिमल्स के अंदर इस तरह के ऑर्गन्स बॉडी के अंदर होते हैं ताकि ये प्रोटेक्टेड रहें एक्सटर्नल डैमेज से। अब ये जो चीज़ें हैं, अब अंदर तो बना दिया आपने स्ट्रक्चर, गैसेस का एक्सचेंज होने के लिए गैसेस के कांटेक्ट में भी तो आना पड़ेगा इन ऑर्गन्स को, ठीक है। तो गैसेस तो बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं होती, गैसेस तो सराउंडिंग में प्रेजेंट होती हैं, है ना, और ऑर्गन्स बॉडी के अंदर है। तो गैसेस को बाहर से उन बॉडी ऑर्गन्स के आसपास तक तो पहुंचाना पड़ेगा, तभी तो वो वहां से गैसेस को एक्सचेंज कर पाएंगे अंदर। मतलब जो भी ऑक्सीजन लेना है या कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना है, जो भी प्रोसेस करना है, उसके लिए गैसेस को वहां तक पहुंचाना जरूरी है। तो इसीलिए इन ऑर्गेनिजम्स में ना बॉडी स्ट्रक्चर इस तरह से होता है कि एक स्पेशल मैकेनिज्म होता है, ठीक है, गैसेस को बाहर से इन ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए, और जो गैसेस इन ऑर्गन्स में से बाहर आए हैं, ठीक है, मतलब इन ऑर्गन्स ने रिलीज किया है, उन्हें उस जगह से बॉडी के बाहर लाने के लिए इस तरह का पूरा एक सेटअप प्रेजेंट होता है टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स में या बाकी और ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। तो वो किस तरह से होता है वो डिटेल में हमको समझ में आएगा जब हम ह्यूमन बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस समझेंगे। तो और भी बहुत कुछ बाकी है चैप्टर में, बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं आगे, वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, मन लगा के पढ़ते रहो, बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़ना। तो तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो लेके बहुत जल्द मिलेंगे।